1960 में जापान में यामगाता की पहाड़ियों पर रिसर्चर्स को 5 मंदिरों में 6 ममीज मिली। ये जानकर उन्हें हैरानी हुई कि ये ममीज 750 साल पुरानी हैं। हालांकि इससे पहले इजिप्शियन ममीज मिल चुकी थीं, लेकिन उन ममीज को एक कपड़े में लपेटा जाता था और एक प्रोसेस में रख कर ममी बनाया जाता था। लेकिन यहाँ हैरानी की बात इन ममीज की चमकती और सूखी चमड़ी थी जो हाथों और मुंह पे नजर आ रही थी, और इन्हें मॉन्क्स के कपड़ों में महफूज किया गया था। और अगर ऐसे था तो आज तक कीड़ू मकोड़ों या फिर जरासीमों ने इन ममीज के जिस्म को क्यों नहीं खाया, क्योंकि इन पे ना तो कोई कपड़े लपेटे गए थे और ना ही किसी प्रोसेस से इन्हें महफूज किया गया था। इससे भी इंटरेस्टिंग बात उन्हें ये पता चली कि इन मॉन्क्स को इनके मरने के बाद ममीज में चेंज नहीं किया गया, बल्कि ये मॉन्क्स जिंदा होते हुए अपने आप को बेहद मुश्किलात और ना बर्दाश्त होने वाली तकलीफें देकर और अपने आप को खुद मार कर ममीज में कन्वर्ट करवाते थे। तो आइए देख लेते हैं ये मॉन्क्स कैसे अपने आप को तकलीफें देकर अपने आप को ममीज में कन्वर्ट करते थे। जो मॉन्क्स खुद को ममी बनाना चाहता था वो पहले 1000 दिन तक अनाज और गल्ला नहीं खाता था, सिर्फ फल और मेवे खाता था। इस दौरान वो मराकबा करता और मंदिर और कम्युनिटी की खिदमत भी करता था। इसके बाद 1000 दिनों में वो सिर्फ सनूबर के पत्ते और दरख्त की छाल खाता था। 2000 दिन के रोजे के इख्तिताम तक राहब का जिस्म भूख और प्यास से कमजोर हो जाता। इससे ना सिर्फ तकलीफ का तकाजा पूरा होता बल्कि ममी बनने का अमल भी शुरू हो जाता था, क्योंकि जिस्म में चर्बी और पानी की कमी हो जाती थी, जो मरने के बाद कीड़ों और मक्खियों को अपनी तरफ मुतवज्जा करती थी। रोजे के दौरान कुछ राहिब अर्श के दरख्त की छाल से बनी चाय भी पीते थे। इसे जापानी वार्श का दरख्त भी कहा जाता है और इसमें वही खुरचने वाला केमिकल होता है जो जहरी पौधे को छूने से खारिश का बायस बनता है। अर्श इतना जहरीला होता है कि इसकी भाप भी सूजन का बायस बन सकती है और ये मरने के बाद भी जिस्म में रहता है। अर्श की चाय पीने से मौत जल्दी आती थी और साथ ही कीड़ों को राहिब के जिस्म से दूर रखने में भी मदद मिलती थी। आखिर में राहब एक तंग खास तौर पर बनाए गए मकबरे में बैठकर मुराकबा करता था और इसके शागिर्द इसे बंद कर देते थे। सिर्फ थोड़ी सी नली बाहर रहने देते थे ताकि हवा अंदर आ सके। वो अपने आखिरी दिन मुराकबा में बैठकर गुजारता था और कभी कभार घंटी बजाकर बाहर मौजूद लोगों को यह बताता था कि वो जिंदा है। जब घंटी की आवाज आना बंद हो जाती तो शागिर्द सांस लेने वाली नाली हटा देते और मकबरे को पूरी तरह सील कर देते थे। 1000 दिन बाद इसके शागिर्द या फिर इसके पैरोकार कब्र को खोलकर जिस्म का मुआयना करते थे। अगर जिस्म गलने की कोई अलामत ना हो तो समझा जाता था कि राहिब ने सोकोशिन बुत्सो का मकाम हासिल किया है और इसे मंदिर में रखकर जिंदा बुद्धा की तरह पूजा जाता था। अगर ऐसा ना होता तो इसे कोशिश के एजाज में इज्जत के साथ दोबारा दफन कर दिया जाता था। जापान में ममी बनने के प्रोसेस को सकुशिन बुत्सो कहते थे। पहली कोशिश सकुशिन बुत्सो बनने की 1081 में एक राहिब शोजन ने की थी, लेकिन वो नाकाम रहा और उसका जिस्म गल गया। तब से लेकर अब तक 100 से जायद राहबों ने कोशिश की होगी, लेकिन सिर्फ यामगाता और उसके आसपास के सूबों में तकरीबन 2 ही लोग कामयाब हो सके ममी बनने में। यामगाता के मॉन्क्स की कामयाबी का तनासब दूसरे इलाकों के राहबों के मुकाबले में ज्यादा था, खास तौर पर वो राहिब जो मौत से पहले के सालों में जो दोनों पहाड़ के मुकद्दस चश्मे का पानी पीते थे। जापान की मम्मियों की तहकीक करने वाली कमेटी के रिसर्चर्स ने यो दोनों के चश्मों के पानी का तज्जिया किया और इसमें तकरीबन जानलेवा सतह का आर्सेनिक पाया गया। जहर के तौर पर यह काम करने के अलावा आर्सेनिक मरने के बाद भी जिस्म में रहता और अर्श की चाय की तरह यह काम करता था और कीड़ों को जिस्म में घुसने से रोकता था। 1877 में बादशाह मेजी ने जापान में खुद को ममी बनाने पर पाबंदी लगा दी थी। इस कानून के तहत किसी भी मॉन्क्स की कब्र खोलने की इजाजत नहीं थी जिसने सकुशिन बुत्सो बनने की कोशिश की हो, सवाए उसके कि मॉन्क्स कानून नाफज होने से पहले कब्र में दाखिल हुआ हो। टेत्सुरो काई एक आंख वाला मॉन्क सालों से सकुशिन बुत्सो बनने की तैयारी कर रहा था। जब यह कानून नाफिज हुआ उसने फिर भी अपना सफर मुकम्मल करने का फैसला किया और 1878 में इसे मकबरे में बंद कर दिया गया। इसकी मौत के बाद तयशुदा वक्त पर इसके शागिर्द रात के वक्त छुपकर इसकी कब्र पर पहुंचे और उसे खुफिया तौर पर निकाल लिया। वो ये जानकर बहुत खुश हुए कि वो सकुशिन बुत्सो बनने में कामयाब हो गया है, लेकिन फिर इन्हें एक बड़ा मसला दरपेश था।
وہ اس کا جسم مندر میں اس لیے نہیں رکھ سکتے تھے کیونکہ اس کا مطلب یہ ہوگا کہ انہوں نے اس کی قبر کھول کر قانون توڑا ہے۔ آخرکار انہوں نے مندر کے ریکارڈ میں تبدیلی کرنے کا فیصلہ کیا اور ٹیٹسو ریوکائی کی موت کی تاریخ 1862 درج کر دی اور اسے نانگاکو مندر میں سجا دیا گیا جہاں وہ آج بھی موجود ہے۔ دوستو آپ بھی حیران ہوتے ہوں گے کہ یہ لوگ ممیز کیوں بنتے تھے؟ ظاہر ہے کوئی نہ کوئی تو مطلب ہونا ہی چاہیے، کوئی نہ کوئی نظریہ تو ہونا ہی چاہیے۔ ان مونکس کا نظریہ تھا کہ ایسے ہم لوگ جب ممیز بن کے چلے جائیں گے تو ہم جاپانیوں کی جنت میں شامل ہو جائیں گے، اور جب تک ہماری ممی یہاں پہ کسی مندر میں جسمانی طور پر موجود ہوگی ہم وہاں سے اپنے لوگوں کی بھلائی کے لیے کام کرتے رہیں گے، اور اسی وجہ سے کئی سو سالوں تک لوگ اپنی اسی طرح جان دیتے رہے۔